वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 10 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उनका भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। पहला प्रश्न था, डैश को मानवता के सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरेंजिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को किया गया है। किसे CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। नलाल थम्बी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साझेदारी की है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। सरकार ने 2020-21 से ₹150 के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। भारत के द्वारा 1.83 लाख का सैन्य उपकरण खरीदा गया है और इस तरह से इंपोर्ट जो इसका मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसको इंपोर्ट करने में यह सबसे आगे है और सऊदी अरेबिया भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनगर में नवनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। मनोज सिन्हा, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। 9 अगस्त से एशिया के लिए ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम कहाँ पे शुरू किया जाएगा। यह न्यू दिल्ली में हो रहा है। गुस्तावो पेट्रो डैश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की डैश वर्षगांठ को 8 अगस्त 2022 से मनाया जा रहा है। 80वां जो इसका वर्षगांठ है वह मनाया जा रहा है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वी प्रणव अभी हाल ही में बने हुए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, PM मोदी 10 अगस्त को डैश में दूसरी पीढ़ी एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा के पानीपत में इस संयंत्र को स्थापित किया गया है और इसका इनॉग्रेशन PM मोदी के द्वारा किया जाएगा। PM मोदी के द्वारा 10 अगस्त में हरियाणा के पानीपत में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और यह इनॉग्रेशन विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर किया जाएगा, यानी कि 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जो यह संयंत्र है वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और 900 करोड़ रुपए के लागत पे यह निर्माण किया गया है इसका। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं 2G एथेनॉल क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है 2G एथेनॉल के बारे में हम जान लेंगे। देखिए, 2G एथेनॉल सेल्यूलोजिक एथेनॉल होता है जिसमें कि कॉर्न रेसिड्यूजेज, शुगर केन रेसिड्यूजेज, राइट व्हीट स्ट्रॉ, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके एथेनॉल, बायोफ्यूल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सभी चीज़ों को बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भारत क्यों एथेनॉल के प्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा जोर दे रहा है। हाँ, भारत सरकार के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। तो ये सारे इसके पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए, भारत बहुत ही लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम का इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करता है और इसके लिए भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करते हैं तो इससे जो इंपोर्ट बिल है हम उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं, भारत ने अभी 121 बिलियन डॉलर है उससे पेट्रोल का आयात किया है और इससे जब हम अगर पेट्रोल में 10% का एथेनॉल भी मिक्स करते हैं ना तो हम अपना 4 बिलियन बचा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से। अगर हम यहाँ पे ये इसका इन्वायरमेंटल देखें, यानी इसका पर्यावरण के से जोड़ के इसके फ़ायदे को देखें, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ ये होता है कि जो पेट्रोल होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जब हाइड्रोकार्बन अच्छी तरह से जल नहीं पाता है तो ये CO और CO2 जैसा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो अगर हम इसमें पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाते हैं तो ये हेल्प करेगा पेट्रोल को अच्छी तरह से जलने में, और जब यह अच्छे से जलेगा तो कम पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा। ये इन्वायरमेंटल हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है एक सोशल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एथेनॉल का जो संयंत्र लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, वो बहुत ही जॉब यहाँ पे क्रिएट करेगा। जब जॉब क्रिएट होगा तो इससे लेबर का स्किल भी बढ़ेगा, इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी, जॉब क्रिएट्स होंगे। तो इस तरह से ये
काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि गन्ने के जूस को फर्मेंट करके यहाँ पे एथेनॉल बनाया जाएगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा इनके आय में वृद्धि करने से। या फिर जो भी फूड ग्रेन्स है जिसका यूज नहीं होगा, उनके द्वारा भी एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हो गए। अब साथ ही हम देख लेंगे इसके ऑप्शंस को। तो पूर्णिया में भारत का सबसे पहला एथेनॉल संयंत्र को बनाया गया है, जो कि फूड ग्रेन से यहाँ पे भी बनाया जाएगा एथेनॉल। इसके अलावा अगर और करंट अफेयर्स देखें पूर्णिया से रिलेटेड, पूर्णिया जो कि बिहार में स्थित है, तो पूर्णिया ने सभी पंचायत में लाइब्रेरी की स्थापना की है, तो इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा अभी फेमस में है। इसके अलावा हम देखें तो बिहार एथेनॉल पॉलिसी को लाने वाला पहला स्टेट बन जाता है। अब हम बनारस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को अगर देखें तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का यूज करने वाला सबसे पहला शहर वाराणसी ही है। अब यहाँ पे पुणे आ गया, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साइंस सिटी बनाने के लिए कहा गया है पुणे में। तो इस तरह से अभी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और एक सहयात्री उपग्रह आज़ादी सैट के साथ किस केंद्र से उड़ान भरी है? तो अभी हाल ही में जो यह उड़ान भरी गई है वो सतीश धवन केंद्र से किया गया है। सतीश धवन केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, यहीं से इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगर हम बात करें कि आज़ादी सैट क्या है, सबसे पहले बात ये आती है। देखिए, हमारा देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी 75 वर्ष हमारे आज़ादी को हो जाते हैं। तो इसके लिए अंतरिक्ष में झंडा फहराने के लिए आज़ादी सैट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 75 अलग अलग तरीके के उपकरण होंगे, 75 तरीके के अलग अलग उपकरण होंगे, और इसमें जो छात्राओं के हेल्प से इनको बनाया गया है, और इसरो ने हेल्प किया है छात्राओं को। और जो इसका निर्माण है वो स्पेस किड्स इंडिया टीम के द्वारा बनाया गया है। स्पेस किड्स इंडिया टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और इससे अंतरिक्ष में झंडा फहराया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात आती है अंतरिक्ष की, तो हम इससे रिलेटेड कुछ इसरो से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस को देख लेते हैं। अभी हाल ही में PSLV C-53 का जो मिशन है उसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और करंट बनता है, स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसने विक्रम-1 रॉकेट का जो तीसरा चरण है उसके कलाम 100 इसका नाम है, तीसरा चरण, उसका परीक्षण किया है। साथ ही इसरो के द्वारा अभी हाल ही में GSAT-24 को बनाया गया है, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है HS-200। HS-200 क्या है? गगनयान मिशन के लिए इसको बनाया गया है, और यह एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। तो इसका भी अभी परीक्षण किया गया है हाल ही में, तो ये याद रखेंगे आप, HS-200। चलिए अब हम देख लेंगे अगले प्रश्न को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। विश्वनाथन आनंद कौन है? यह विश्व में जूनियर खिताब जीतने वाले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। इन्होंने 2017 में विश्व रैपिड खिताब के रूप में आखिरी बार विश्व खिताब भी जीता था। तो इस तरह से इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जो अध्यक्ष हैं उन्हें आर्केडी वॉर्कोविच, इनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष
चुना गया है। अब अगर यहाँ पे हम शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं करंट अफेयर्स को। अभी हाल ही में कार्लसन मैक्सन, जो कि दुनिया के सबसे महान शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको 2 बार हराया गया है भारत के आर प्रज्ञानंद के द्वारा। तो इस तरह से यह मैक्सन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही यहाँ पे देख लेंगे हम लोग फिडे से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, उसको भी देख लेंगे। फिडे शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन भारत के चेन्नई में किया जा रहा है। साथ ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में किया गया था, जिसमें मैक्सन कार्लसन ने इस खिताब को जीता था। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको सबसे युवा खिलाड़ी जो कि आर प्रज्ञानंद है, उन्होंने 2 बार हराया है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे आर प्रज्ञानंद से एक और करंट अफेयर्स बन जाता है, जैसे कि रेगजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट है, इसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने ही जीता था। इन सभी पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड का प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा गांव होगा जो पूरी तरह से संस्कृत में बातचीत करेगा। हालांकि हर एक जगह का एक अपना भाषा होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा गांव बनाया जाएगा जहाँ पे संस्कृत पूरी तरह से बोला जाएगा और इसको संस्कृत ग्राम बोला जाएगा। तो उत्तराखंड यह पहला राज्य हो गया है। यहाँ के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन गांवों के जो निवासी होंगे वो प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में यूज़ करेंगे। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। अगर हम इनके ऑप्शंस को कोरिलेट करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। उत्तराखंड कॉमर्शियल क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कॉमर्शियल ड्रोन का यूज करने वाला पहला राज्य बन जाता है। साथ ही हिमालयन बर्ड काउंट में पक्षियों की प्रजातियों का सबसे अधिक संख्या भी उत्तराखंड में ही है और इसकी राजधानी गैरसन है। ग्रीष्मकालीन राजधानी एक्चुअली गैरसन है, ये भी याद रखेंगे। अभी हाल ही में बनाया गया था इसको। इसके अलावा अगर हम अन्य देख लें तो इसके अगर दूसरे ऑप्शंस को देखें तो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है मध्य प्रदेश, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जाएगा जो कि 600 मेगावाट का होगा। और अगर अभी देखें, अभी प्रेजेंट में कौन सा है, तेलंगाना में स्थित है जो कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। इसके अलावा राजस्थान, तो राजस्थान में अभी हाल ही में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया गया है। राजस्थान का जो जयपुर है, यहाँ पे सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया गया है। साथ ही उत्तराखंड के बारे में तो हमने अभी डिस्कस ही किया। इसके अलावा मैंने कल वाले वीडियोस में भी उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ को डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ही देख लेंगे उसको। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदिरी इंटरनेशनल ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है? गगनजीत भुल्लर के द्वारा मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता गया है। संडे को यह मैच हुआ था और 2 शॉट की जीत के साथ इन्होंने यह टूर्नामेंट को जीत लिया है। साथ ही इन्होंने 68, 67, 68, 65 से आखिरी राउंड में 7 अंडर 65 का जो गेम होता है उसको काफ़ी अच्छे से खेला और इस खिताब को जीत लिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो अदिति अशोक हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत को 4था स्थान दिलाया था गोल्फ में। साथ ही जीव मिल्खा सिंह, ये भी अभी करंट में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। यह दुबई का गोल्डन वीज़ा जो पाया गया है, इनको मिला है। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले यह सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए, अब आगे हम अगर गोल्फ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को देखना चाहें तो
राइडर कप जो होता है ना वो गोल्फ से संबंधित होता है, और जो 2021 का खिताब है उसको यूएसए ने जीता था यूरोप को हराकर। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक को जीता है? तो दोस्तों जो अमित पंघाल, नीतू घस और निखत जरीन, इन तीनों के द्वारा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें गोल्ड मेडल को जीत लिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि निखत जरीन के द्वारा 50 किलो, नीतू घर्षण के द्वारा 48 किलो और अमित पंघाल के द्वारा 41 किलो में स्वर्ण पदक को जीता गया है। साथ ही निखत जरीन ने फ्लाइट कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड के कार्ले मैकनाउट को हराया है। अमित पंघाल के द्वारा इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड कियारान को हराया गया है और नीतू घनघस ने रेसजार्टन डेमी जेट को हराकर गोल्ड मेडल को जीता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस में भारत के अचंता शरत कमल और जी साथियाना की जोड़ी ने यहाँ पे सिल्वर मेडल को जीता है। साथ ही पुरुषों के ट्रिपल जंप एडोल्स पॉल ने स्वर्ण पदक और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक को जीता है। चलिए मुक्केबाजी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ गेम्स हुए थे उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। फीमेल वर्ल्ड मुक्केबाजी चैम्पियनशिप हुआ था, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। इसमें निखत जरीन के द्वारा गोल्ड मेडल को जीता गया था और इस तरह से यह 5वीं महिला बन जाती हैं जो फीमेल वर्ल्ड मुक्केबाजी में गोल्ड जीती हैं भारत के लिए। 31वां एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप, इसको यूएई में आयोजित किया गया था जिसमें इंडिया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। गोट पॉक्स दवा का प्रयोग किस बीमारी को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों लम्फी डिजीज़ है जिसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। लम्फी डिजीज़ क्या होता है? यह एक स्किन रोग है जिसमें कि चेचक की तरह कुछ, जैसे ह्यूमन में चेचक होता है ना, वैसे ही जो पशु होते हैं, मेन रूप से जो दुधारू पशु होते हैं उनमें यह देखा जाता है। सबसे पहले तो इनमें तेज बुखार हो जाता है, नाक बहने लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिम्टम्स हैं इसके। अभी हाल ही में लम्फी डिजीज़ का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने गोटपैक्स दवा को 66,666 डोज मंगाया है और जो भी राज्य के सेहतमंद पशु हैं, स्वस्थ पशु हैं, उनको दिया जाएगा ताकि उन्हें लम्फी डिजीज़ से बचाया जा सके। लम्फी डिजीज़ एक वायरस की वजह से फैलता है और यह किस तरह से फैलता है? जब कोई भी मच्छर हो गया, जू हो गया या फिर मक्खी हो गया, तो अगर जब ये लोग जो भी पशु पे बैठ जाते हैं, बैठ के जब इनका खून चूसते हैं ना, तो उसी दौरान ये वायरस चला जाता है इन पशुओं में और इसी वजह से इनको यह डिजीज़ हो जाता है। यहाँ पे बात आती है दवा की, यानी वैक्सीन से रिलेटेड भी अगर हम यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में इंडिया का पहला एनिमल कोविड वैक्सीन एनोवैक्स बनाया गया है। एनोवैक्स नाम है उसका, आप याद रखते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एनोवैक्स, यह इंडिया के द्वारा बनाया गया है। साथ ही अगर हम देखें एक और वैक्सीन, यानी सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए कर्वावैक्स नाम का एक वैक्सीन को DCGI के द्वारा मंजूरी दी गई है। देख लेते हैं ये कर्वावैक्स, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे हाल ही में
मोदी @20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया है? तो दोस्तों यह जो संस्करण है वो अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसका ओडिया संस्करण इन्होंने जारी किया है। कहाँ पे किया है? तो अमित शाह के द्वारा कटक के उड़ीसा में दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर में यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और इसी के दौरान इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, इसका संस्करण जारी किया है। और जो यह पुस्तक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से 20 वर्ष तक की यात्रा पर यह पुस्तक आधारित है। यहाँ पे अगर हम कोरिलेट कर ले कुछ करंट अफेयर्स को तो बुक्स के कुछ नाम देख लेते हैं। अभी हाल ही में गांधी चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग नामक एक पुस्तक आई है। गांधी एंड गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग एक पुस्तक आई है जिसको सुरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। साथ ही अभी हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कर्ड नाम का पुस्तक आया है जिसे जनरल जे सिंह ने लिखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तकों को अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर हम देखेंगे। एडवेंचर्स इन रीडिंग नामक पुस्तक जो कि अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, तो ये भी आप ज़रूर से याद रखेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8 अगस्त 2022 को डैश के सहयोग से भारतीय सेना ने हिम ड्रोन एथॉन नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? DFI ने इस ड्रोन हैकथॉन को शुरू किया है। 8 अगस्त से इस ड्रोन हैकथॉन को शुरू किया जा रहा है और DFI के सहयोग से इसका किया गया है इनॉग्रेशन। सबसे पहले DFI का फुल फॉर्म देख लेंगे। भारतीय ड्रोन संघ इसका फुल फॉर्म होता है और इसके ही हेल्प से आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने हिम ड्रोन एथॉन का कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में जो भी मात्रात्मक मापदंड है जैसे ऊंचाई, वजन, रेंज, स्थिरता, इन सभी क्षेत्र में कई चरण में इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा और इसके थ्रू ऊंचाई वाले परिचालन के क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले ड्रोन समाधान को भी विकसित किया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को, यानी ऑप्शन को कोरिलेट करें तो DFI ने अभी हाल ही में ड्रोन उद्योग को मजबूती देने के लिए जापानी कंपनी के साथ समझौता किया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं और इसरो के तो हम लोग को पता ही है, S सोमनाथ हैं। इन्होंने K-Sivan के स्थान पे पदभार को ग्रहण किया है। इसके अलावा ड्रोन से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स देख लेंगे। गरुड़ ड्रोन जो कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने मलेशिया में फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने 8 अगस्त को कहाँ के बकलोह में अमेरिका के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास को शुरू किया है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी बकलोह में जो अमेरिका के साथ संयुक्त बल अभ्यास शुरू हो रहा है वो उत्तराखंड में स्थित है। जो यह अभ्यास किया जा रहा है उसका नाम है पूर्व वज्र प्रहार 2022। यह इसका 13वां संस्करण है। साथ ही हम देखेंगे कि जो इसका इससे पहले जो संस्करण हुआ था उसे अमेरिका में ही आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें भारत और USA के बीच में बारी बारी से इसे आयोजित किया जाएगा। इसका जैसा कि मैंने अभी बताया कि 12वां संस्करण 2021 में संयुक्त बेस लुइस मैककॉर्ड वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं और करंट अफेयर्स, यानी कि USA के साथ कौन कौन सा अभ्यास होता है भारत का। युद्ध अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है।
इसके अलावा और देख लें तो वज्र प्रहार एक होता है, वज्र प्रहार, ये भी भारत और यूएसए के बीच में होता है। साथ ही मालाबार सैन्य अभ्यास है जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडिया और जापान, ये चारों देश इसमें सम्मिलित होते हैं। और इस तरह से देखें तो ये चारों देश क्वाड कंट्रीज़ में भी शामिल है, यानी फिर से मैं लिख देती हूँ अच्छे से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है? यह जागरूकता को बढ़ाने के लिए, यानी कि दुनिया की स्वदेशी आबादी के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और जो यह दिवस है उसका इस वर्ष का थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, इसका थीम है इस वर्ष का। साथ ही आदिवासी दिवस पहली बार यूएसए में 1994 में मनाया गया था। आदिवासी समुदाय के लोग दुनिया के 90 से अधिक देशों में निवास करते हैं। तो इस तरह से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऑप्शंस को कोरिलेट कर लें तो 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। साथ ही यहाँ पे 7 अगस्त को अगर देखें तो हमने अभी कल ही पढ़ा था कि हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही में जैवलिन थ्रो डे भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग को अवेयर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस के लिए इसे मेन रूप से मनाया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी जो सबसे आइडियल फूड होता है बच्चों का वो माँ का दूध ही होता है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। लेकिन WHO का एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग यह बताया गया कि दुनिया का आधा से भी कम बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग उनको मिल पाता है, या तो वे 6 मंथ तक ही अपनी माँ का दूध पी पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अभी मैं वीडियो देख रही थी, इस वजह से मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ कि फ्रांस में 70% से भी कम महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो यहाँ पे इनको छुट्टी मिलती है ना, वो सिर्फ 16 वीक का ही मिलता है और उन्हें जल्द ही काम पे लौटना पड़ता है। इस वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कम करा पाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। बस मैंने ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर लिया, देखा था कुछ मेरे को अच्छा पॉइंट लगा। तो आइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण डैश में आयोजित किया जाएगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, कल मैं इसका आंसर आपको बता दूँगी। दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।